हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। ये जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, ठीक है, वर्ष 2024-25 इस समय ही हुआ है 2024 में। इस पेपर के गणित के प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ। इससे दो लाभ होंगे। जो नेक्स्ट ईयर क्लास 9th के स्टूडेंट इस परीक्षा को देंगे तो गणित में किस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं वो लाभान्वित होंगे। और दूसरे, क्लास 8th के वे स्टूडेंट जो NMMSS परीक्षा में बैठने वाले हैं 23 दिसंबर 2024 को उनकी NMMSS परीक्षा है, ठीक है। उसी परीक्षा में डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी निकलते हैं, श्रीदेव सुमन या राज्य योग्यता छात्रवृत्ति वाले बच्चे भी निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसका स्टैंडर्ड क्लास 8th के बच्चों का है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो कक्षा 8 के बच्चों के स्तर के हैं। तो एक तो क्लास 9 के वे स्टूडेंट जो अगले साल मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि इस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बच्चे इस साल 23 दिसंबर 2024 को NMMSS परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत लाभदायक होंगे। मैंने पेपर सॉल्व किया है, ये गणित के प्रश्न जिसमें है 41 से लेकर के 60 तक। तो आइए इनका सॉल्यूशन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, ये वाला जो पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 41 था 50 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर के साथ अनुपात होगा। द रेशियो ऑफ 50 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर विल बी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी अनुपात निकाला जाता है तो राशियां एक ही यूनिट में होनी चाहिए। मतलब ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो अनुपात नहीं निकलेगा। अनुपात कब निकलेगा, रेशियो कब निकलता है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं 2.5 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो आप जानते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, या आगे कहीं पर देख लेता हूँ। देखिए एक पेज और ले लेता हूँ मैं, इसको देखिए कितना है, 2.5 मीटर है ना। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यदि मैं 2.5 में निकालूंगा 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 मीटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 205 मीटर में गुणा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है ना। तो 2.5 इंटू 100, और 100 से गुणा करने का सरल तरीका है, अभी डेसिमल भूल जाओ, दशमलव। 25 1 जा 25 और 2 जीरो और लगा लो। 25 1 जा 25 और 2 जीरो लगा दो। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा, आप देखो, दशमलव के बाद एक अंक है, 0.5 है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक अंक है, तो यहाँ से गिनेंगे, इस एक छूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 250। समझ गए डेसिमल कहाँ पर लगना था। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, और डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। तो हो गया 250 सेंटीमीटर हो गया, 250 सेंटीमीटर। जो ये 2.5 मीटर था, ये कितना सेंटीमीटर हो गया बच्चों, आप देखो, ये हो गया। अब आप देखो, अनुपात निकालना है 50 सेंटीमीटर का, किससे,
2.5 मीटर, 2.5 मीटर के अभी मैंने सेंटीमीटर बनाए तो ये हो गया 250। 2.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, ये अरे अनुपात का चिन्ह है। तो जब आप अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 250, 50 में 250 का भाग देते हैं, 50 को 250 से डिवाइड करते हैं, ऐसे तो निकालते हैं रेशियो। कहीं पर लिखा है 4:8, इसका मतलब होता है 4/8। तो वैसे यहाँ पर है 50:250, तो ये हो जाएगा 50/250। काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 1/5। और 1/5 तो कहीं आंसर नहीं है, हमको लिखना है इसको अनुपात में। तो 1/5 का मतलब होगा 1:5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1:5, 1:5। जैसे 4:8 का मतलब क्या है, 4/8। मैं कहीं पर लिखूँ 5/8 का मतलब क्या हुआ, 5:8। तो वैसे 1/5 का मतलब हुआ 1:5। तो जो सही उत्तर है वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। ये तो आपको OMR सीट मिलती है, वहाँ एग्जाम में OMR सीट रहती है, ठीक है, OMR सीट। तो OMR सीट का सी वाला बोला आप ऐसे इसको भर डालिए, ये उत्तर सही हो गया, ये सही उत्तर है, ठीक हो गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसौ, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इवन नंबर कौन होती हैं, सम संख्याएं कौन होती हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है। जिन संख्याओं में 2 से भाग जाता है वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, ये तो आप जानते हैं ना। अभी क्या कह रहा है, क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं कह रहा हूं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये क्रम से आने वाले हैं। 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 4 6 6 8, ये क्रमागत है, आगे भी चलता रहेगा। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसौ, मौसौ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर, HCF चाहिए। तो कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 क्रमागत। क्रमागत मतलब जैसे ये, या जैसे ये, या जैसे ये, या कोई और। तो माना मैं ले लेता हूँ 2 4, या मैं ले लेता हूँ 6 8। 6 8 अपने आप में क्रमागत हैं, क्रम से आने वाले सम संख्याएं, कंजुगेटिव इवन नंबर है, ठीक है। इनका मौसौ कैसे निकलता है आप जानते हैं। 6 को लिखते हैं आप 2 × 3, फैक्टर कर दिए, ठीक है, ठीक है ना, फैक्टर कर दिए हमने, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 8 को क्या लिख दूंगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2 मतलब 8। अब जो दोनों में कॉमन है वही तो होगा मौसौ, वही तो होगा HCF, जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, ये 2, तो HCF हो जाएगा, HCF = 2। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। कोई भी 2 ले लूँ मैं, ठीक है, मैं ले लेता हूँ माना 4 और 6, अभी तो मैंने 6 8 लिया, अब मैं कौन सा ले रहा हूँ, 4 और 6, 4 और 6। तो 4 को क्या लिख देंगे, 2 × 2, फैक्टर कर लीजिए। और 6 को क्या लिख देंगे, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3। अब इनमें कॉमन क्या है, जो दोनों में है, सार्वगुणनखंड जो दोनों में है वो है केवल 2। अब ये 2 है तो यहाँ नहीं है, 3 है तो यहाँ नहीं है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया, 2 आ गया। तो कोई भी क्रमागत सम संख्याएं मैं लूंगा
तो उनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा, 2, जहाँ 2 लिखा है ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसको आप OMR शीट में एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो OMR शीट में गोला कर देंगे। ये हो गया, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कुल संख्याएं होंगी। 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कुल संख्याएं होंगी। ठीक है, टोटल नंबर लाइज बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये क्लास 8th में जो वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वहाँ है इस टाइप के क्वेश्चन। तो वहाँ एक बात लिखी है कि n+1 का स्क्वायर और n स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, 2n संख्याएं होती हैं, 2n संख्याएं होती हैं। Between n+1 square and n square there are 2n numbers। n+1 स्क्वायर और n स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएं होती हैं। अब यहां पर देखो आप कौन कौन हैं, 100 स्क्वायर और 99, 100 स्क्वायर एंड 99 स्क्वायर, इनके बीच में कितनी होंगी। तो साधारण सा नियम है कि देखो इससे एक ज़्यादा है, इससे ये एक ज़्यादा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 99+1 का स्क्वायर। 100 को क्या लिख दिया, 99+1 का स्क्वायर, और ये तो 99 स्क्वायर ही है। अब आप देखो n+1 स्क्वायर, n की जगह पे 99, 1 की जगह पे 1 ही है, और n स्क्वायर मतलब 99 स्क्वायर। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 2n। कितनी संख्या होंगी, 2n। n की जगह पे कितना है, 99, तो 2 × 99 ये हो जाएगा 198। तो इसका ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये। और इसका एक तरीका आपको और बताता हूं मैं, एक तरीका और मैं आपको बताता हूं। देखिए एक तरीका और है बच्चों, तो जो भी आपको आसान लगे, जैसे ये आसान है ज़्यादा। एक तरीका और है, आप जानते हैं कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर का मान कैसे निकालते हैं। 99 स्क्वायर 100 स्क्वायर के बीच कह रहा है ना, तो मैं 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर करूँगा, और आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a+b इंटू a माइनस बी। एक बार दोनों प्लस हो जाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a+b, एक बार दोनों प्लस हो जाते हैं इंटू एक बार दोनों माइनस हो जाते हैं। तो वैसे इन दोनों को लिखो, क्या होगा, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे एक ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट के अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब 100 में 99 प्लस किया तो 199 इंटू 100 में से 99 गया तो 1, ये हो गया 199। इसमें से इसको माइनस करके मेरे पास आएगा 199। अब जितना ये आया उसमें से 1 माइनस करो, 199 माइनस 1 तो कितना हो गया, 198। ये भी एक तरीका है। पहले आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इन दोनों के बीच देखने कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 100 स्क्वायर माइनस 99 क्या वो आए मेरे पास 199,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को प्लस किया 199, इसमें ए माइनस किया 1 तो ये आ गया 199, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 198, ठीक है, ये जितना आया उसमें से 1 माइनस कर दिया 198, तो ये सही है। तो जो भी तरीका आपको उचित लगे उसमें आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए आइडियल स्टैंड, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर -30 माइनस फिर -70 का मान होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब मैं चलो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 60 माइनस -30 माइनस -70। एक चीज आपको ध्यान रखना है, माइनस ब्रैकेट के बाहर यदि है, जैसे यहां पर है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब इसको खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ध्यान रखना। देखो ये 60 है, ब्रैकेट के बाहर क्या माइनस है, ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा, हटा दूंगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +30। ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस अंदर का चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस हो गया, 60 + 30। यहां देखो आप, ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस साइन है और बाहर ही माइनस है, जैसे यहां पर था ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, अंदर ही माइनस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता तो अंदर का साइन बदलेगा, माइनस का प्लस हो गया 30। यहां पर आप देखो, अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, ठीक है। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 70। अब जरा प्लस करो, 70 और 30 100, 160 हो गया, 160 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाला आंसर इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको रूल बताया, लॉ बताया, सरल सा तरीका क्या बताया मैंने आपको, कि आप ये देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर यदि नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट कोष्टक के बाहर यदि ऋण चिन्ह है तो अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा। 60 इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इसका चिन्ह बदलेगा अंदर का, तो माइनस है तो प्लस हो गया, +30। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 70, और तो तीनों को प्लस कर दिया, 60 + 30 90 और 90 + 70 160, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 160 हो गई, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको देखिए, फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए। एक प्रश्न जो है फॉर्मूलों पर ही होता है आधारित, एक प्रश्न जो है सूत्रों पर ही आधारित होता है, ठीक है, सूत्रों पर एक प्रश्न। तो फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के हैं, आयतन के हैं, जो बुक में आपके दिए हुए हैं उनको आपने करना है बच्चों, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 45 है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को मिलाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ सेकंड है। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणा गया त्रिज्या का वर्ग। पाई r स्क्वायर लिखते हैं ना, पाई r स्क्वायर, आप लिखते हैं पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई गुणा गया त्रिज्या का वर्ग, तो ये वाला हो गया, इसका आंसर तो ये वाला है, ठीक हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये वाला हो गया। इसका आंसर डियर स्टूडेंट ये वाला होना है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला।
ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा गया भुजा, साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हो गया ये वाला। ठीक है। अब किसका क्या हुआ, मैच करना है। देखो ए बी सी डी, ए का हमारे पास आया फोर्थ, ए का फोर्थ आया, बी का त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, नहीं उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, देखो फिर से देखो, ए का एरिया कौन सा है, वृत्त का क्षेत्रफल ये पायर स्क्वायर थर्ड वाला है, ठीक है। बी त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, फोर्थ। सी वाला देखो आयत का क्षेत्रफल कौन है, लंबाई गुणा चौड़ाई, सेकंड। और डी जो है, डी वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा, फर्स्ट वाला। अब आप मिलाओ, ए का थर्ड, आप देखो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। तो ये वाला सही है, तो सी वाला आंसर आपका सही। तो जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले याद होंगे, सूत्र याद होंगे, समझ लो कि उसका एक प्रश्न तो बिल्कुल तैयार हो गया, जो सीधे फॉर्मूलों पे बेस्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस टाइप का करना है ये। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। होल नंबर कौन होते हैं, पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं ये आपको जानना होगा। होल नंबर्स कौन होते हैं, याद है क्या आपको, होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और गिनते जाओ अनंत तक, ये होल नंबर हैं सारे। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और गिनते जाओ, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, हिंदी में कह रहे हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, दो प्रकार के तत्समक हैं, योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, और गुणनात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे 5 में मैं किससे गुणा करूं कि 5 ही आ जाए, 5 में मैं किससे गुणा करूं कि 5 ही आएगा, तो आप बोलेंगे 1। तो जो ये 1 है ना, यही है गुणनात्मक तत्समक, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 5 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 5 ही आया। या 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 ही आए, आप बोलेंगे 1 से, तो 1 क्या है, गुणनात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इतना आपको पता चल गया कि गुणनात्मक तत्समक कौन है, 1 है। किसी संख्या में किससे गुणा करूं कि वही संख्या आ जाए, तो सीधा सीधा उत्तर है 1, तो उसको बोलेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणनात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाला उत्तर सही है। अब यदि मैं कहूं कि योगात्मक तत्समक क्या है, ये भी जान लो, हो सकता है कि इस समय प्रश्न जो है योगात्मक तत्समक से पूछ दिया, तब आप क्या करेंगे, तो 5 में मैं क्या प्लस करूंगा कि 5 हो जाए। अब योगात्मक है ना, प्लस साइन लगाना है, वो गुणात्मक था, गुणनात्मक था, मल्टीप्लिकेटिव था, ये योगात्मक है, एडिटिव, हिंदी में कहते हैं इसको एडिटिव आइडेंटिटी। 5 में क्या प्लस करूंगा कि 5 हो जाए, आप बोलेंगे 0, तो 0 क्या है, योगात्मक तत्समक। 0 क्या है, योगात्मक तत्समक। तो पूर्ण संख्याओं में 0 योगात्मक तत्समक है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में शून्य क्या है, योगात्मक तत्समक है। परंतु आप देखेंगे, यदि हम प्राकृत संख्या देखेंगे तो प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता, वो 1 से शुरू होती है।
तो प्राकृतिक संख्याओं में गुणात्मक तत्समक तो होता है, पर उसमें योगात्मक तत्समक नहीं होता है, क्योंकि वह शून्य है ही नहीं। तो जीरो आपका, यहाँ पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूं तो जीरो योगात्मक तत्समक है, ठीक है। और गुणात्मक तत्समक आपका 1 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर आपका ये बी वाला है 1। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 47 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिए, दी गई आकृति में अंतःकोण x डिग्री का मान होगा। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल x डिग्री विल बी, इसकी वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है। तो क्लास 7th में आपने पढ़ा है, ये त्रिभुज है ना, और त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया तो इसको बोलते हैं बाह्यकोण। इसको क्या बोलते हैं? बाह्यकोण। एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाया तो ये जो कोण बनता है वो बाह्यकोण बनता है। या इस भुजा को आगे बढ़ा दूं मैं तो यहाँ जो कोण बनेगा बाह्यकोण बनेगा। या इस भुजा को मैं नीचे बढ़ा दूं तो यहाँ जो कोण बनेगा वो बाह्यकोण बनेगा, ठीक है। तो ये बाह्यकोण है। अब क्या नियम होता है त्रिभुज का? बाह्यकोण, ये बाह्यकोण और आंतरिक कोण कौन है? अंतःकोण। ये भी अंत है, ये भी अंत है, ये भी अंत है। तो त्रिभुज का बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये जो मैं इसको और इसको प्लस करूंगा तो इसके बराबर होता है 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। क्या नियम है कि त्रिभुज का बाह्यकोण अपने सामने पड़ने वाले दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसको और इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा, इसको छोड़ देना है, इसके साथ वाला, इसके सामने पड़ने वाले। तो 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 100। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट में ये एंगल हैं, इनको प्लस करूंगा तो इसके बराबर आएगा। अब इस x को वहां ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ इसका साइन क्या है? प्लस है, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 30 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 में से 30 जाएगा तो ये हो गया 70 डिग्रीज। तो बच्चों ये वाला उत्तर सही है आपका, बी वाला। ये जो x है ये हो गया 70 डिग्रीज। तो इसको गोला कर देंगे, इससे सर्किल बना देंगे। एग्जाम में नीली या काले पेन से OMR शीट में गोले बनते हैं, वृत्त, गोला भी नहीं है, वृत्त, ठीक है। ऐसे कर देंगे इसको, बस एग्जाम में आपने बाहर भी नहीं घोटना है, ठीक है, अंदर भी छूटना नहीं चाहिए। तो 70 डिग्री जिसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसको देखिए, व्यंजक 12x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर में y स्क्वायर के गुणांक हैं। इन एक्सप्रेशन दिस द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर आर। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पर यह है ना 12x स्क्वायर y है माइनस 15xy स्क्वायर है प्लस 7y स्क्वायर है। क्या पूछ रहे हैं? y स्क्वायर के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो y स्क्वायर के गुणांक मतलब y स्क्वायर के साथ गुणा में कौन कौन है। यहां पर तो y स्क्वायर है नहीं, तो इसको तो ऐसे लिख दो। यहां पर देखो 15x इंटू वाई स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर का गुणांक। y स्क्वायर का गुणांक है 15x प्लस 7 इंटू वाई स्क्वायर। देख रहे हैं y स्क्वायर के साथ कौन गुणा हुआ है? यहां पर 7। यहां पर y स्क्वायर के साथ किसका गुणा है? माइनस 15x, चिन्ह सहित बोलना है। तो y स्क्वायर का गुणांक एक तो माइनस 15x हो गया, और दूसरा यहां पर y स्क्वायर का गुणांक क्या है? 7 प्लस 7, तो 7 लिखते हैं।
यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ये -15x, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7, तो ये हो गई वाई स्क्वायर के गुणांक 2। तो कौन कौन है देखो, -15x और 7 ये हैं गुणांक वाई स्क्वायर के। तो आप इसको भर देंगे ऐसे, ठीक है। ये जो गोला है ना, इसको भरना है आपको OMR शीट में, नीली या काली पेन कोई भी आप ले जाना एग्जाम में, ठीक है। OMR शीट में आंसर देने की, और तब जब OMR शीट में आप आंसर देते हैं तब कंप्यूटर इसको पकड़ लेता है, कंप्यूटर के अंदर डालना है, खट से आपका रिजल्ट सामने, ठीक है। अब चलो मैं क्वेश्चन नंबर 49 देखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन। देखिए ये बच्चों, दी गई आकृति में एक चित्र दिया हुआ है आपको, यदि L समांतर है M के, देखो L समांतर है M के, इस समांतर का चिन्ह है पैरेलल, L इज पैरेलल टू M, L समांतर है M के, चिन्ह मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, समांतर रेखाएं मतलब जिनके बीच की दूरी कभी बदलती नहीं है, ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जैसे मैं लिखूं, एक लाइन मैंने ये बनाई और एक रेखा मैंने ये बनाई, ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, कहीं आपस में मिलती नहीं है। तो हमें दे दिया है ये दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, और इनको तिर्यक रेखा काट रही, देखो ये तिर्यक रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन ये, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली हमको ये वाला कोण चाहिए, ये, ठीक है ना, कौन वाला चाहिए, ये वाला। तो ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये दो समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब ऐसा होता है तो संगत कोण समान होते हैं, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। करिस्पॉन्डिंग मतलब इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये और ये आपस में संगत कोण हैं, समझ गए, ये और ये कैसे कोण है, करिस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये और ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका ये है, या इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ठीक है, इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका इसका संगत कोण है, आए समझो बच्चों, ठीक है ना। तो इसका संगत कोण ये आपस में बराबर होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्रीज। तो x का मान होगा, कितना होगा, x का मान 100 होगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, आया समझ में, ऐसे ये करना है, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ऐसे हुआ, x का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 31.4 सेंटीमीटर हो तो बगीचे का क्षेत्रफल होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बगीचे की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 31.4 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ गार्डन विल बी, ठीक है, जो बगीचा है किस आकार का है, वृत्ताकार है, सर्कुलर शेप का है, ठीक है। तो चलो मैं यहां से एक सर्किल ले लेता हूं और इस सर्किल ले लेता हूं बच्चों, कैसा है वो, इस शेप का है, ठीक है, इस शेप का है, ठीक है ना, इस शेप का है, यहां पेड़ लगे हुए फलों के, एक वृत्ताकार बगीचा है,
परिधि किसको कहते हैं? परिधि मतलब ये बाहर का, ये है परिधि, ये इसके ऊपर ही ऊपर जो है ना, ये है परिधि। ठीक है, परिधि आप समझ गए। परिधि कौन है? सरकमफेरेंस ये है। तो यदि मैं इसको केंद्र यहां ले लूं और त्रिज्या मैं इसके आर ले लूं, वृत्त की त्रिज्या आर ले लूं, तो वृत्त की परिधि बच्चों पता क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr। याद रखना, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। ठीक है, तो हमें दे रखा है बगीचे की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि कितनी है? 31.4। इसका मतलब परिधि जब 2πr होती है, इस सूत्र आपको याद रखना है, तो हो जाएगा 31.4। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करता हूं। परिधि दे रखी है, परिधि आपको 31.4 सेंटीमीटर दी हुई है, सरकमफ्रेंस। और आप जानते हैं कि यदि त्रिज्या r है तो परिधि होते 2πr। ये सूत्र है परिधि का, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, तो 2πr इतना हो गया। अब हमको दिया हुआ है 2 × पाई दिया हुआ है, पाई 3.14 ले लीजिए, गुणा गया r बराबर 31.4। ठीक है, यहां पर कर लेता हूं। अब जब मैं r का मान निकालना चाहूंगा तो r के साथ ही गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। जब यहां जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे, भाग में जाएंगे, तो r बराबर 31.4 डिवाइडेड बाई, ये दोनों गुणा में तो इसके हर में जाएंगे, 2 × 3.14। सॉल्व कर रहा हूं। अब आप देखो यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है यहां पर, और यहां पर 2 है, तो एक जीरो और बढ़ा दो, तो डेसिमल के बाद 2 अंक हो गए, डेसिमल के बाद 2 अंक हो गए। ऐसी स्थिति में आप डेसिमल को हटा सकते हैं। तो मेरे पास हो गया, ये हो गया क्या, 3140 बटे 2 गुणा गया 314। ठीक है, और 314 से 314 एक बार कट गया तो 10 बार ही कट गया, और 2 पंजे 10। तो मेरे पास त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। मुझे त्रिज्या की आवश्यकता है क्योंकि मैंने वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल। वृत्त का क्या निकालूंगा? क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, अब आप देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बगीचे का क्षेत्रफल मतलब बगीचा कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? बराबर पाई गुणा गया त्रिज्या का वर्ग। याद रखना वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, या इसको बोलते हैं पाई गुणा गया r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। और पाई का मान आपको दिया हुआ है 3.14। यदि नहीं दिया हुआ तो आप 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं। r स्क्वायर का मतलब हुआ r गुणा गया r, त्रिज्या का स्क्वायर का मतलब हुआ त्रिज्या गुणा गया त्रिज्या। त्रिज्या है 5, ये हो गया 5 गुणा 5, तो 3.14 गुणा गया 5 पंजे 25। तो 3.14 को 25 से मैं गुणा कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में कर लेना, मैं सीधे कर रहा हूं। 25 चौके 100, 10, 25 से कम 25 और 10 35 का 5 3, 25 3 75 और 3 78। ये हो गया 314 और 25 का गुणा, 314 और 25 का मल्टीप्लाई इतना हुआ। अब डेसिमल के बाद देखो आप, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ से गिनिए 1 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 78.5। ये बोलो, या इसको लिख देंगे आप 78.5। ये हो गया एरिया, जीरो चाय हटा दो, तो एरिया हो जाएगा ये वाला, ये है राइट एरिया। ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, ये
ये हो गया बच्चों, आ गया समझ में? इस रूप में क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप देखो, यदि 2x/3 - 5 = 3 तो x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, 2x/3 - 5 = 3। ये समीकरण है, बराबर का चिन्ह है, एक बाएं पक्ष है एक दाएं पक्ष है, x का मान निकालना है। अब मैं x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डियर स्टूडेंट क्या करूंगा, थोड़ा जगह बना रहा हूं, ठीक है। 2x - 3 2x/3 - 5 = 3 है ना, x का मान चाहिए, इस -3 को पहले यहाँ ले आता हूँ, इसका पक्षांतर करता हूँ, तो -5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2x/3 = -5 यहाँ जाके बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 2x/3 = 5 और 3 कितना हो, 8। एक -5 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास है 2x/3 = 8, तो आप जानते हैं इसकी गुणा यहाँ हो जाती है, इसका हर यहाँ गुणा हो जाता है, तो 2x = 8 गुणा गया 3, 2x = 8 × 3। अब 2x का मतलब होता है 2 × x, 2 × x। अब ये 2 इसके हर में चला जाएगा, या गुणा में है ना, तो ये भाग में चला जाएगा, 8 × 3/2, 2 4 जा 8, तो x = हो जाएगा 4 3 जा 12, तो x का मान हो गया 12, ठीक है। तो 51 का आंसर होगा डियर स्टूडेंट आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं जैसे आप OMR शीट में भरेंगे, भाई एक तो आपको बुकलेट मिलेगी, जैसे यह ऐसे आपको बुकलेट मिल रही है, ये तो पेपर है आपका, इसमें प्रश्न है, देखो ये प्रश्न है, पर इनके आंसर कहाँ लिखने हैं, उसके साथ OMR शीट मिलती है। तो OMR शीट में जैसे इसका आंसर कहाँ होगा, इस क्वेश्चन का, आप OMR शीट में 51 क्वेश्चंस का ये वाला सर्किल कर देंगे, इसको नीले या काले पेन से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक समुद्रबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, तो कोण C का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, आप देखो डियर स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, यहीं पर बनाऊं, यहीं पर बना लेता हूं, चलो ये है, इसमें कह रहे हैं ABC और कोण भी 90 अंश, ये 90 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला। और दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि समुद्विबाहु है, समुद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये कक्षा 8 में भी प्रश्न आया हुआ था हाफ ईयरली में कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब आपसे एक तो ये कोण दे रखा है 90 डिग्री, दूसरा क्या है समुद्विबाहु, समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं ये हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये तो सबसे बड़ी होती है, किसी के बराबर नहीं होती, पर ये दोनों आपस में बराबर ही दिया हुआ है। और जब आप जानते हैं कि जब कोई समुद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उनके दो कोण भी समान होते हैं, समद्विबाहु,
दो भुजाएं समान, तो दो कोण भी आपस में समान, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में समान, ध्यान दीजिए। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 डिग्रीज है, तो ये दो साइड आपस में बराबर होंगी, ये दो एंगल ही बराबर होंगे। अब बड़ी बात मैं आपसे कहने वाला हूं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्रीज। ये कोण प्लस ए कोण तीनों को जोड़ूंगा तो 180। बी हमको 90 दे रखा है। अब कोण ए को मैं x मान लेता हूं, माना ये भी x है ये भी x है, क्योंकि आपस में बराबर होंगे, तो x प्लस बी 90 डिग्रीज है प्लस x बराबर 180 डिग्रीज। इस 90 को वहाँ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और x को प्लस करूंगा तो 2x हो गया। 2x बराबर x और x को प्लस किया 2x हो गया। ठीक है, और 90 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया 90 हुआ, तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, 90 है, तो जब x का मान निकालें तो 90/2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो x की वैल्यू कितने हो जाएगी 45 डिग्रीज, तो ये भी 45 और ये वाला भी 45। तो निकालना क्या था, समुद्रबाहु समकोण त्रिभुज कोण, तो कोण सी का मान पूछ रहा था इसका, तो इसका मान कितना हो गया 45 डिग्रीज। x का मान 45, ये भी x है ये भी x है, तो ये आ गया आपके पास 45 डिग्रीज आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट 45 डिग्रीज आ गया। तो कौन सा सही है, ये वाला उत्तर सही है। तो सरल पेपर आता है, बस थोड़ा सा भाई आपको जब आप बुक पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, केवल प्रश्नों को आप उतारा मत करें, ध्यान से समझना है। ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक हो गया। अब चलो इसके लिए जगह बना लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए जगह बना लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आप देखो, एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा कर 3/5 जोड़ने पर -9/20 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या होगी। मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर बाय 3/4 and adding 3/5 to it gives -9/20, then the rational number will be। अब ध्यान दो, एक परिमेय संख्या, आप देखो एक परिमेय संख्या, अब मालूम नहीं कि परिमेय संख्या कौन है, तो मैंने मान ली x है, दे नहीं रखा है कि रेशनल नंबर कौन है, मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर दिया नहीं है, तो मान लिया मैंने x है। परिमेय संख्या x है, मैंने मान लिया। 3/4 से गुणा कर, इसको 3/4 से गुणा कर दो, जैसे जैसे बोलो वैसे करते जाओ। परिमेय संख्या x मानी, उसको 3/4 से गुणा कर, 3/4 से गुणा कर 3/5 जोड़ने पर, जोड़ने मतलब प्लस कितना करना है 3/5 जोड़ने पर -9/20 प्राप्त होता है। एक परिमेय संख्या में 3/4 से गुणा कर दिया, 3/5, 3/4 से गुणा मतलब परिमेय संख्या x मानी, 3/4 से गुणा मतलब गुणा 3/4, कितना जोड़ना 3/5 प्लस 3/5, कितना प्राप्त होता है -9/20, ये प्राप्त हो रहा है, तो वह परिमेय संख्या होगी। सीधी सीधी बात है कि x का मान चाहिए। सीधी सीधी बात क्या है डियर स्टूडेंट, कि हमें x का मान चाहिए, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। ठीक है, देखो क्या कि x इंटू 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ इसका साइन प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -9/20 माइनस, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है नहीं है,
तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, -3/5। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट इसको, और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जगह बना लेता हूँ मैं, आप देखो इन दोनों को हल करते हैं। तो x इंटू 3/4 इज इक्वल टू, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम। तो 20 और 5 का लघुत्तम हो गया 20, एलसीएम हो गया 20, 20 और 5 का एलसीएम 20। तो 20 से 20 को डिवाइड करो, 20 से 20 में भाग दो, 20 से कम 20, 1 आया, और 1 की गुणा इसमें करो तो -9। फिर क्या है माइनस, आप देखो 5 से इसमें भाग करिए, 5 चौके 20, 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 4 आ गया, और 4 के मल्टीप्लाई 3 में करो 12। तो कितना हो गया, x इंटू 3/4 इज इक्वल टू -9 -12 हो जाएगा -21/20। ठीक है, चलो और सॉल्व कर लेता हूं, यहां भी जगह बना लेता हूं इसके लिए। अब देखो ये हर में है, डिनोमिनेटर में है, गुणा में यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो x इंटू 3 इज इक्वल टू -21/20 इंटू, यहाँ गुणा में चला जाएगा 4, सॉरी, अब 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा -21/5। अब x इंटू 3 इज इक्वल टू ये है, तो x की वैल्यू निकलेगी कैसे, यहां देख लेते हैं। x इंटू 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, -21/5। ठीक है, तो यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर हर में आ जाएगा, तो -21/5 इंटू 3 इसके हर में आ जाएगा, 3 7 21। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 7 21 हो गया, यहाँ पर -7/5। तो वह परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, -7/5 हो जाएगी। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। ऐसे कर रहे हैं प्रश्न। ठीक है, अब आप देख रहे हो कितने सरल है ना, थोड़ा प्रैक्टिस रखनी है बच्चों। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसको देखिए, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या है, 1080 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 1080, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। वैसे इसको एक समबाहुभुज होना चाहिए था, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, क्या होना चाहिए था, एक समबाहुभुज। एक समबाहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान, तो जब सब भुजाएं समान होते तो सारे कोण भी समान होते हैं। एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल इतना है, तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ऐसा इसमें होना चाहिए करेक्शन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब ध्यान देना है कि समबाहुभुज का प्रत्येक कोण समान, प्रत्येक भुजा भी समान लंबाई की, और प्रत्येक कोण का मान भी समान होता है। तो माना भुजाओं की संख्या है n भुजाएं, या x मान लेता हूं या n मान लेता हूं। n क्या है, मैंने बोला भुजाएं हैं, पॉलीगन की भुजाओं की संख्या n, तो n ही कोण हो जाएंगे। यदि उसमें n भुजाएं तो n क्या हो जाएंगे, कोण। और एक सूत्र मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई बहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं,
ठीक है, समबाहुभुज के n भुजाओं का कोई बहुभुज है ना, जैसे कोई बहुभुज है ऐसा, ये प्रत्येक कोण समान यदि है ऐसा, तो इसके अंतःकोण जोड़ूंगा तो इस सूत्र से अंतःकोण निकलेंगे। इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको करूंगा तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना है, ये तो हमारे हिसाब से सूत्र के हिसाब से आया कि यदि समबाहुभुज में n भुजाएं हैं तो कोण भी n ही होंगे और ये अंतःकोणों का योगफल होगा और वो बराबर दे रखा है 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। तो मुझे n का मान चाहिए, मुझे क्या चाहिए, n का मान चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करना है ये, अभी बन गई समीकरण, ये गुणा में है 180, तो जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा ये हर में चला जाएगा, तो n-2 इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाई 180, ठीक है, इससे काट दे इसको, ठीक हो गया। और 18 का पारा पढ़ो, 18 छके 108, तो n-2 इज इक्वल टू हो गया 6, अरे -2 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 6 + 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, उस समबाहुभुज में 8 ही भुजाएं होंगी और 8 ही कोण होंगे, ठीक है। तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी, कितनी भुजाएं होंगी, 8, n भुजाएं थी, n उसमें कोण होंगे, तो इसमें 8 भुजाएं होंगी, ठीक है। तो 8, देखो ये वाला आंसर सही है आपका, ये 8, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे करना है, ठीक हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब इसको देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है। अब चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये प्रश्न है, यहाँ कर लो चाहे, ये प्रश्न है 1.08 का स्क्वायर -0.92 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। किस सूत्र से निकलेगा आप बताइए, सूत्र लगेगा ये वाला, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो ये a है, a² ये क्या है, b² है, a² - b²। एक बार दोनों को प्लस कर देंगे और दूसरे में माइनस कर देंगे, तो 1.08 प्लस 0.92, एक बार दोनों को प्लस किया और एक बार दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक ब्रैकेट के अंदर 1.08 माइनस 0.92, ठीक है। अब जोड़ना है, इसको जोड़ लो, 1.08 में 0.92 प्लस करना है, जोड़ लो, 8 2 10 का 0 1, 10 1 1 2, ये तो आ गया 2, इन दोनों का प्लस आ गया 2, बराबर इन दोनों को प्लस किया तो 2 आ गया, 2 इंटू, और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो अब माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस कर देता हूँ, 8 में 2 गया 6, अब ये क्या लेके 10 में 9 गया 1, ये आ गया 0.16 इंटू 0.16, और 16 दूने 32, और डेसिमल कहाँ पर लगेगा, देखो 1 2 गिनो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो 0.32 आ जाएगा बच्चों। तो ये वाला करेक्ट आंसर है इसका, 0.32, ठीक हो गया। इस टाइप से बच्चों ये प्रश्न करना है भाई, कितना सरल है, a² - b² पर डिपेंड है ये, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, ये वाला सूत्र लगना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 88 है, यदि उनमें 3:5 3:5 का अनुपात है,
तो संख्याएं कौन होंगी? द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर इज 88. इफ द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स इज 3:5 देन द नंबर्स आर. अब एक चीज ध्यान रखना है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है. टू जो नंबर्स हैं उनमें क्या रेशियो है? ये. तो ये जो संख्याएं आपने निकालनी है ना, दो संख्याओं में ये अनुपात है ना, यदि उन संख्याओं को आप निकालना चाहते हैं तो x लगा दो उनके साथ, 3x और 5x. 3:5 है, 3:5 है, संख्याएं क्या हो जाएंगी? यहाँ भी x लगा लो, यहाँ भी x लगा लो, 3x और 5x, ये होंगी संख्याएं. सरल सा तरीका है. संख्याओं में अनुपात है 3:5, संख्याएं क्या होंगी? दोनों में x लगा दो, 3x और 5x. अब प्रश्न में क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 88. अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर. तो बड़े में से छोटे घटाइए, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 88. अंतर, इन दोनों का अंतर, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, दोनों का अंतर 88 है, दोनों का अंतर 88 है. 5x में 3x गया, 2x इज इक्वल टू 88. और 2x का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स. 2x का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 88. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, 88/2, ये हो जाएगा 44. तो x इज इक्वल टू हो गया 44. x का मान कितना आ गया? 44 आ गया. और संख्याएं क्या हैं? 3x और 5x. तो 3x बराबर क्या होगा? 3x मतलब 3 इंटू 44. x का मान हमारे पास 44 आ गया. तो 3x कितना हो गया? 3 इंटू 44, तो 4 × 12 1 13. तो एक तो 132 आ गई. दूसरी संख्या है 5x, तो 5 इंटू एक्स मतलब 44. गुणा कर लीजिए 5 और 44 को, 5 के 20 का 0 2, 220. तो वही संख्याएं होंगी 220 और 132. कौन सा सही है? ये वाला देखिए, 132 और 220. सिंपल सा है. तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है. इसको मैंने ऐसे गोला बना लिया इस पे. अब ठीक है, ये करेक्ट. ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए इसको मैं मिटा रहा हूं यहां, दूसरे के लिए जगह बना लेते हैं इसको भी सॉल्व करने के लिए. ठीक है, पूरा विश्वास है मुझे आप ठीक से समझ पा रहे होंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इसके फैक्टर करने हैं, ध्यान दीजिए. किसके फैक्टर करने हैं? फैक्टराइज. इसके गुणनखंड करिए. 3x² माइनस 10x प्लस 8. क्या तरीका है? इसकी गुणा इसमें हो जाती है, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है. इन दोनों की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 3x² इंटू 8, ये हो गया 24x². अब इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं. 24x² के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, जोड़ या घटा करके, तो -10x आ जाए, अब गुणा करके -24x² आ जाए, तो यह लिख सकता है -6x इंटू -4x. ध्यान दीजिए इसके फैक्टर. अब कहीं पर -6x और -4x है, तो ये कितना होगा? -10x. -6x -4x -10x. और इन दोनों का गुणा करूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, -6x इंटू -4x का गुणा करूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24, और x का गुणा x², आ तो हुए. ठीक है, तो -10x जगह लिखूंगा मैं ये है फैक्टर का तरीका. इसका इससे गुणा किया, कितना आया था? ये आया था. अब इसके दो फैक्टर करने हैं, ये आप कहेंगे इसके दो फैक्टर करने हैं, इसके दो हिस्से कर दो, जिनको जोड़ा घटा करके -10x आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई करके 24x² आ जाए. तो -6x और -4x -10x होता है. ठीक हो गया बीच वाला, और इसका इसमें गुणा किया तो 24x² हो गया. ठीक है, बस अब मेरा काम बन गया.
देखो 3x स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 6x माइनस 4x। अब आप खुद ही बोलिए कि माइनस 10x होता है कि नहीं होता है, माइनस 6x माइनस 4x माइनस 10x होता है कि नहीं होता है, बराबर। अब इसमें कॉमन लीजिए, एक तो 3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 दूनी 6, x यहाँ भी है यहाँ भी है, 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच गया x, नहीं बचेगा। 3x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा x माइनस 6x का मतलब हुआ 2 गुणा 3 गुणा x। कॉमन क्या है, ये भी कॉमन है 3 है, और x भी कॉमन है ये, तो 3x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर x बच गया। जब 3x बाहर आ गया तो क्या बचा, x माइनस, अब देखो 3x बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 माइनस 2 माइनस, इसको देखो 8 को मैं क्या लिख दूंगा, 8 को मैं लिख दूंगा 4 इंटू 2, ठीक है। अब इसमें से केवल -4 कॉमन में ले रहा हूं। अब मैंने जब ब्रैकेट के बाहर -4 लगा दिया तो यहां पर तो बच गया x, और यहां पर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, 4 बाहर आ गया तो ये हो गया 2। अब आप बोलेंगे यहां तो प्लस था माइनस कैसे हो गए, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा ना तो इसकी गुणा तो इससे हो जाएगा, -4 गुणा -x -4x, और माइनस माइनस प्लस तो 4 गुणा 2, ठीक। अब दोनों में क्या हो गया कॉमन, x -2 कॉमन हो गया, इस और इसमें कॉमन, यहां भी यहाँ भी x -2 कॉमन हो गया। अब जब कॉमन ये ले लिया तो ये क्या बच गया, 3x, ठीक है, और यहां पर बच गया -4, तो ये हो गया बच्चों फैक्टर। तो कौन सा है, आप देख रहे हैं ये वाला है, x -2 3x -4, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। इसको गोला कर देना है OMR सीट में, OMR सीट, ठीक हो गया, OMR सीट में गोला कर देना है। आ गया बच्चों समझ में, इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आइए इसको देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता का एक सवाल जरूर आएगा, कर लेना, थोड़े से सवाल है उसमें। अंग्रेजी वर्णमाला में कक्षा 8 किताब में ना, मैथ्स की जो बुक है, थोड़े से तो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन वॉवेल्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, A B C D E F, चलते जाओगे, ठीक है, X Y Z, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें स्वर कौन है, स्वर वॉवेल्स, वॉवेल्स कौन है, वॉवेल्स कौन कौन है, स्वर कौन कौन होते हैं, A E I O U, 5 स्वर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर हैं, 5 वॉवेल्स हैं, और कुल हैं 26। कुल कितने हैं, 26। ए से लेकर जेड तक कितने हैं, 26। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है, स्वर को प्राप्त करने की, और स्वर कितने हैं, 5। तो स्वर को प्राप्त करने की, स्वर प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बराबर, स्वर को प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर स्वरों की संख्या कितनी है, 5, और कुल अल्फाबेट कितने हैं, कुल उसमें वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 26। तो अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग, एक स्वर निकालने की प्रायिकता चाहिए, स्वर कितने होते हैं, 5 हैं वहाँ, और कुल 26 हैं वर्णमाला में अक्षर, तो 5 बटे 26, तो प्रायिकता ये हो जाएगी, ये, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ये है करेक्ट आंसर, ठीक हो गया।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या है मेरे पास, देखो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं जहां मेरे पास खाली पेज मिलता है, और आगे यहां सॉल्व कर लेता हूं। यहां सॉल्व करता हूं क्वेश्चन, तब आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास -5 टू द पावर -m+1 इंटू -5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू -5 टू द पावर -4। तो आपको चाहिए वैल्यू ऑफ m का कितना मान होगा। तो देखो बच्चों, ये आधार है, ये भी -5 है, ये भी -5 है। तो एक सूत्र याद रखो, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। जब आधार सेम है, बेस सेम है, तो होता है x टू द पावर a प्लस b। एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू बेस सेम, x टू द पावर दोनों प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ बेस सेम है, आधार समान है, तो -5 टू द पावर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -m+1 -3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ये और सही लिख देता हूं, आप बोल रहे होंगे कि बोला माइनस और लिखा प्लस, ठीक है। -5 टू द पावर क्या कहा मैंने, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -m+1 प्लस -3 इज इक्वल टू, ये तो राइट हैंड साइड में, इसका भी कुछ नहीं करना है ये, ठीक है। अब देखो -5 टू द पावर, इसको खोलते हैं, देखो -m+1, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा रहेगा -3। तो -5 टू द पावर -4, तो -5 टू द पावर देखो -m+1 -3, ये हो गया -2, +1 -3 -2 इज इक्वल टू -5 टू द पावर -4। एक नेम और याद रखना पड़ेगा, यदि है कि a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n है, बेस सेम है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो m बराबर हो जाता है n। आधार समान है, -5 यहाँ पर भी -5, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट -m-2 इज इक्वल टू -4। ये -2 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -m इज इक्वल टू -2 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -4 + 2, तो -m इज इक्वल टू कितना हो बच्चों, -4 + 2 हो गया -2। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो हटा दो नेगेटिव साइन, तो m इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस है, राइट हैंड साइड में माइनस है, तो माइनस साइन हटा दिया, तो m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो m का मान होगा, m का मान +2 आया था ना हमारा, तो ये वाला होगा m का मान, ठीक है ना। आप समझ गए, क्योंकि वहाँ पर मेरा क्या आया था, मेरा आया था -n इज इक्वल टू -2 आया था ना, मैंने कहा माइनस साइन हटा दो, दोनों तरफ है सेम चिन्ह, तो m इज इक्वल टू हो गया 2, तो m की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। 2 ही तो आया था, 2 ही तो आया था, यस, m इज इक्वल टू +2, ठीक हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब 60th क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। एक बस 40 मिनट में 18 किलोमीटर चलती है, यदि चाल वही रहे तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करें। अब 40 मिनट में 18 किलोमीटर चल रही है, तो 6 घंटे में कितना चलेगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस 6 घंटे के भी मिनट बना देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो 6 घंटे, 6 आवर्स बराबर, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़ लेता हूं,
ए बस ट्रेवल 18 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को मैं मिनट में चेंज कर रहा हूँ, तो कितने से गुणा करेंगे? 60 से। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में 60 से गुणा हो जाएगा 360 मिनट। ठीक है, 6 घंटे में 360 मिनट होते हैं। आपसे कहा जा रहा है बस 40 मिनट में 18 किलोमीटर चलती है। सिंस 40 मिनट में बस चलती है बराबर 18 किलोमीटर, सॉरी 18 किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर। यूनिटरी मेथड से, एक एक नेम के मेथड से 40 मिनट में बस चलती है 18 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में बस चलती है बराबर 1 मिनट का निकालना है तो 18/40 भाग हो जाता है। 40 मिनट में इतना जा रही है तो 1 मिनट में कम के लिए निकाल रहे हैं, तो इस 40 का इसमें भाग जाएगा। इसलिए 6 घंटे मतलब 360 मिनट, 360 मिनट में बस चलती है बराबर 1 मिनट में इतना चलती है, तो 360 मिनट में कितना जाएगी? गुणा होगा ना, 1 मिनट में इतना तो 360 ज़्यादा हो गया ना, तो गुणा कर लो 360 गुणा 18/40। यह हमारा समझ गए? 1 मिनट में इतना चल रही है 360 मिनट में ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 9 36, तो 9 गुणा गया 18। ठीक है, तो 18 9 162, 8 9 72 7, हाँ ठीक है 162, तो 162 किलोमीटर चलेगी। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। 162 किलोमीटर वह बस चलेगी 6 घंटे में। ठीक है, तो ये पेपर किसका था? ये पेपर था मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का वर्ष 2024-25, इसी समय का है। बच्चे भी उसमें निकले इस समय। और ये जो पेपर है इसमें मैंने मैथ्स वाला हिस्सा लिया, गणित का। क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक 20 क्वेश्चन हो गए। तो गणित में ये प्रश्न पूछे गए थे। अब NMM SS वाले बच्चे आगे पेपर देंगे तो सिलेबस सेम है, ऐसी यही तो आप ही का सिलेबस है, कक्षा 8 का ही तो सिलेबस है ये। इस पेपर में भी कक्षा 8 का ही पाठ्यक्रम है, तो NMM SS बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा ये। तो आप कर लेंगे, क्योंकि 23 दिसंबर 2024 को आपको पेपर देना है, इसलिए ये क्वेश्चन आप बढ़िया ढंग से सॉल्व करेंगे। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को लिखा हुआ है और उसको सॉल्व कर भी आपको दिखाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देखो 1 और 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 41 42 यहाँ है, 43 44 यहाँ है। ठीक है, 45 तो यहाँ है 45। ठीक है, 46 47 का आंसर यहाँ है, 48 49 के आंसर यहाँ हो गए, 50 51 के आंसर यहाँ हो गए। ठीक है, 52 53 के आंसर ये हो गए, 54 55 के आंसर यहाँ हो गए, 56 57 के ही हो गए। ठीक है, 58 59 के हो गया आंसर, और 60 का ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पेपर को करेंगे, समझेंगे। और हमेशा ये बात याद रखिए कि जब आप पुराने पेपर हल करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, या उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
इसलिए लापरवाही मत करना, बढ़िया ढंग से तैयारी करना। ठीक है, थैंक यू।